नमस्कार, आपका स्वागत हमारी खास पेशकश सियासी राग मोदी के चिराग में। हाल ही में चिराग पासवान ने खुलासा किया है कि 3 साल पहले उनकी राजनीतिक पारी को खत्म करने की कोशिशें की गई थी। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के समर्थन और विश्वास के लिए आभार व्यक्त किया है। चिराग ने अपने मिशन के बारे में बताया और कहा कि उनका लक्ष्य रामविलास पासवान के सपनों को पूरा करना है। वहीं इन दिनों खबरें आ रही हैं कि सियासी हितों के चलते बीजेपी से उनकी तानातनी चल रही है। हालांकि चिराग इसका खंडन भी करते नजर आ रहे हैं। हमारी खास पेशकश देखिए और सियासी राग मोदी के चिराग में। चिराग के असहज होने के कारण चिराग पासवान की कुछ गतिविधियां भाजपा को पसंद नहीं आ रही हैं। हाल में लोजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की रांची में बैठक हुई थी। उसमें चिराग ने झारखंड सहित कुछ अन्य राज्यों में भी स्वतंत्र ढंग से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। भाजपा नहीं चाहती है कि झारखंड में राजग के वोट बैंक में बिखराव हो। इससे पहले लेटरल एंट्री को लेकर चिराग के रुख से भी भाजपा हैरान रह गई थी। चिराग ने ठीक उसी समय लेटरल एंट्री का विरोध किया जब इंडिया के सभी दल एक सुर से इसका विरोध कर रहे थे। अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के लिए उप वर्गीकरण के बारे में सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के विरोध में चिराग की अति सक्रियता भी भाजपा को नहीं भा रही है। चिराग ने इस मामले में भी टिप्पणी करने में भी जल्दबाजी दिखाई। हालांकि क्रीमी लेयर का प्रस्ताव स्वीकार न करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई भी दी। केंद्र में मंत्री रहते हुए चिराग पासवान ने कुछ मुद्दों पर अपनी अलग राय क्या रख दी कि बिहार की राजनीति में अलग ही हलचल शुरू हो गई। आरजेडी के एक विधायक ने दावा किया कि चिराग पासवान के 3 सांसद बीजेपी में जाने वाले हैं। अब एक और नेता ने नया दावा कर दिया है। आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी ने स्पष्ट कहा है कि क्षेत्रीय पार्टी को समाप्त कर देगी। ये कई बार कहा गया है। भादो खत्म होने के बाद एनडीए के दलों में भारी भगदड़ मचने वाली है। ये तूफान आने के पहले की खामोशी है। खैर, ये बात तो विपक्षी खेमे की थी। वहीं जातिगत जनगणना, लेटरल एंट्री में आरक्षण और यूसीसी जैसे मुद्दे से केंद्र सरकार व एनडीए से अलग रुख रखने वाले चिराग पासवान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर मामले को नया सियासी एंगल देने की कोशिश की है। ये मुलाकात दिल्ली में हुई। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने बीजेपी के साथ मतभेदों की अफवाहों को भी खारिज किया। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी चाहती है तो वे बिहार विधानसभा चुनाव एनडीए के साथ मिलकर लड़ेंगे। बता दें कि पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी वफादारी दोहराते हुए कहा कि वे खुद को पीएम मोदी से अलग नहीं मानते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी एनडीए के साथ जुड़ी हुई है। उन्होंने अपने चाचा पशुपति कुमार पारस की हाल ही में अमित शाह से हुई मुलाकात को भी हल्के में लेते हुए इसे कोई विशेष महत्व नहीं दिया। चिराग ने कहा, नरेंद्र मोदी के प्रति मेरा प्यार अटूट है। जब तक वे प्रधानमंत्री हैं, मैं उनसे अलग नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी बताया कि उनके विचार हमेशा सरकार की नीतियों को ही प्रतिबिंबित करते हैं। अफवाहों पर प्रतिक्रिया देते हुए पासवान ने कहा कि कुछ लोग उनके और बीजेपी के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके रिश्ते में कोई खटास नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी पार्टी का बीजेपी के साथ गठबंधन न केवल बिहार में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी मजबूत है। इस बात को भी मुझे कहने में कहीं कोई एतराज नहीं है कि जब तक मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तब तक चिराग पासवान और प्रधानमंत्री ये 2 व्यक्ति कभी अलग हो ही नहीं सकते। ये समर्पण मेरे प्रधानमंत्री के प्रति है। क्रीमी लेयर के प्रावधानों का जिक्र किया गया है, वर्गीकरण का जिक्र किया गया है और उस कैबिनेट की बैठक में हम सबसे सुझाव सुनने के बाद प्रधानमंत्री जी ने पूरी स्पष्टता के साथ इस बात का जिक्र किया कि आरक्षण के प्रावधान उसी तरीके से बरकरार रहेंगे जो व्यवस्था डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान निर्माण के दौरान जो व्यवस्था तैयार की थी। तो ऐसे में उनकी सोच, मेरे प्रधानमंत्री जी की सोच और मेरी सोच उस विषय पर भी एक ही थी। लेटरल एंट्री को भी लेकर हम लोग की सोच एक ही थी।
जरूर आज की तारीख में वो किसी गठबंधन में नहीं है, कहीं नहीं है। उनकी अपनी चिंताएं हैं अपने दल को लेकर, अपनी पार्टी को लेकर। जगह जगह वो लोग हाथ पांव मारने का प्रयास कर रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में भी आपने देखा, उन्होंने विपक्ष के भी कई दलों से संपर्क साधने का प्रयास किया। इसीलिए उन्होंने केंद्रीय मंत्री के तौर पर उन्होंने इस्तीफा भी दिया था। अगर गठबंधन के साथ ही होते तो क्यों इस्तीफा देते? इस्तीफा दिया, अलग अलग दलों में गए, कहीं पे भी जब उनको कोई संरक्षण नहीं मिला तो वापस उन्होंने एनडीए की ओर उन्होंने रुख किया। और वो आगे विधानसभा के चुनाव हैं, वो प्रयास जरूर कर रहे हैं कि वो गठबंधन में वापस आए। इस सोच के साथ संभवतः वो अलग अलग नेताओं से वो मुलाकात कर रहे हैं, जो बिल्कुल सही है। हर पार्टी के अध्यक्ष को ये प्रयास अपने दल को लेकर करना चाहिए। पर यह प्रयास लोकसभा से पहले भी हुआ था, जिसका कोई परिणाम नहीं निकला। इस बार भी कोई परिणाम नहीं निकलेगा। हम लोग के सामने एक बड़ा लक्ष्य है आगे, बिहार विधानसभा के चुनाव जो कि 2025 में शेड्यूल्ड है होना। उस दिशा में पूरी पार्टी मजबूती से एकजुटता के साथ लगी है। जो लोग सोचते हैं कि पार्टी में इस तरीके की टूट हो, वो अपनी ख्वाहिशों को पर देने का काम कर रहे हैं। वो ऐसा चाहते हैं कि ऐसा हो, पर किसी की चाहत से कुछ हो ऐसा होता नहीं है। कंगना जी की वो उनकी अपनी राय और उनकी पार्टी का विषय है। मुझे लगता है उनकी पार्टी की तरफ से भी इस बात को स्पष्ट किया गया है कि उनकी कोई भी राय पार्टी की अधिकृत राय नहीं है। ऐसे में मेरा इस विषय पर कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं रहेगा। इससे ज्यादा शर्मनाक, घृणित और राजनीति की मर्यादा को गिराता हुआ कोई और बयान हो नहीं सकता। किसी महिला नेत्री के बारे में आप इस तरीके की सोच रखते हैं, इस तरीके की भाषा का आप इस्तेमाल करते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। आपके राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, किसी की बातों से आप सहमत असहमत हो सकते हैं। संभवतः कंगना ने जो कहा उससे आपकी असहमति हो सकती है, पर उसका जवाब किसी के ऊपर इस तरीके से व्यक्तिगत टिप्पणी करते हुए, ये लोग समझते भी हैं कि रेप होता क्या है। इन लोगों को उसकी गंभीरता भी समझ में आती है। कंगना रनौत के बयान पर बोले चिराग। आपको बता दें कि इस मुलाकात के बाद विपक्षी नेताओं ने अटकलें लगाई कि शाह इस बैठक के माध्यम से पासवान को अप्रत्यक्ष रूप से संदेश दे रहे थे कि वे बीजेपी से दूरी बनाकर नहीं चल सकते। हालांकि पासवान ने इन अटकलों को खारिज कर दिया और पारस के लोकसभा चुनाव से पहले की मुलाकात को भी निरर्थक बताया। चिराग पासवान ने इस दौरान अपनी पुरानी सह कलाकार और बीजेपी सांसद कंगना रनौत के विवादित बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कंगना के बयान पर बीजेपी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि ये उनका व्यक्तिगत विचार था, बीजेपी इससे सहमत नहीं है। और अंतोगत्वा ये निर्णय प्रधानमंत्री जी का ही था। हम सबके सुझाव सुनने के बाद और अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाले लोगों की बातें सुनने के बाद ये सुझाव प्रधानमंत्री जी का ही था कि भाई इसको वापस लिया जाए। और यही मांग मेरी भी थी, मेरी पार्टी की भी थी और इस वर्ग से आने वाले अधिकांश लोगों की थी, अनुसूचित जाति से जुड़े हुए कई संगठनों की यही मांग थी। तो ऐसे में इस विषय पर भी हम लोग एक ही मत के थे। एक दो विषय और थे जिसका मैं जिक्र स्वतः ही कर दूं। वक्फ बोर्ड का मामला था, इस पे भी हमारी सरकार का फैसला उसको कमेटी में भेजने का था और यही सुझाव मेरा भी था। जब ये वक्फ बोर्ड का मामला आया उस वक्त हम लोगों ने भी यही चाहा कि भाई अगर ये कमेटी को जाता है, और आज की तारीख में मैं पूरी तरीके से कमेटी के फैसले के साथ हूं, क्योंकि कमेटी में हर स्टेक होल्डर को अपनी बातें रखने का मौका मिला है। हम लोग की भी चिंता ये थी कि किसी भी वर्ग के पास ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि भाई बिना उनके राय मशवरे के उनके लिए फैसला लिया जा रहा है। और यही सोच सरकार की भी थी। सरकार ने पहले ही ये फैसला ले लिया था, जब हम लोग सदन में भी इस बिल को लेकर आए थे उससे पहले ही सरकार इस बात को लेकर स्पष्ट थी कि भाई हम लोग को कमेटी को भेजना है। तो ये जितने भी विषय हैं, इन तमाम विषयों पर मेरी और मेरी सरकार की, मेरे प्रधानमंत्री जी की सोच हम लोग की एक रही है। एक साथ मिलकर हम लोगों ने इन तमाम फैसलों को लिया है। पर मैं पुनः दोहराता हूं, विपक्ष के कई ऐसे साथी हैं जिनको मजा आता है डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स करने में। वो चाहते हैं कि भाई मतभेदों का बाजार गर्म रहे ताकि उनकी राजनीतिक रोटियां सिकती रहें। ये वो दल हैं जो अपनी पार्टी में टूट को रोक नहीं पाते, हमारी पार्टी में टूट की आस लगाए बैठे हुए हैं। ये वही लोग हैं जो अपने बड़े बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में नहीं रख पाते और उनकी पार्टी के
बड़े दलित नेता हों, अलग अलग समाज के नेता हों, वो उनकी पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, पर उनका ध्यान है कि भाई किस तरीके से एनडीए में हम लोग दरार पैदा कर सकें। पर जैसा मैंने कहा, क्योंकि ये गठबंधन एक साथ, एक मजबूती से एक साथ मिलकर हम लोग फैसला लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। सिमरनजीत सिंह मान के बयान की आलोचना। बता दें कि चिराग पासवान ने पंजाब के नेता सिमरनजीत सिंह मान के उस बयान की कड़ी आलोचना की, जिसमें उन्होंने कहा था कि कंगना के लिए विवादित बयान दिया था। पासवान ने इसे अस्वीकार बताते हुए कहा कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों का मजाक नहीं बनाया जाना चाहिए, खासकर तब जब देश हाल ही में कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुई दर्दनाक घटना से सदमे में है। आज की तारीख में जो विपक्ष के द्वारा ये भ्रम फैलाया जा रहा है मेरी पार्टी और सांसदों को लेकर, ये उसी साजिश को हवा देने की सोच है जो 2021 में रची गई थी, और जिसकी वजह से इन लोगों को लगा था कि शायद चिराग पासवान को ये लोग समाप्त कर देंगे, पर ना उस वक्त ये लोग चिराग पासवान को समाप्त कर पाए। और आज की तारीख में मजबूती से जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी एकजुट होकर ना सिर्फ हम लोग लोकसभा का चुनाव लड़े, बल्कि 5 सीट लड़े, 5 की 5 हम लोग जीते, 100% हम लोग का स्ट्राइक रेट रहा, और मेरी पार्टी का एक एक सांसद पूरे समर्पण भाव के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को धरातल पर उतारने की सोच के साथ कार्य कर रहा है। हम लोग के सामने एक बड़ा लक्ष्य है आगे, बिहार विधानसभा के चुनाव जो कि 2025 में स्केड्यूल्ड है होना। उस दिशा में पूरी पार्टी मजबूती से एकजुटता के साथ लगी है। जो लोग सोचते हैं कि पार्टी में इस तरीके की टूट हो, वो अपनी ख्वाहिशों को पर देने का काम कर रहे हैं। वो ऐसा चाहते हैं कि ऐसा हो, पर किसी की चाहत से कुछ हो ऐसा होता नहीं है। उनकी ख्वाहिश ज़रूर है कि उनको तसल्ली मिलेगी अगर ऐसा हो, पर अफसोस कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, तो इस बार ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। क्या do you think that the entire conspiracy is being hatched by only opposition party members? Of course, only opposition party members. Who else will do this? They're the only one who wants to create differences between me and my ally partners. They're the only ones who would be most benefited by a scenario where there are differences between me and Bharatiya Janata Party and various other allies of NDA. So of course, yes, they are the one who are trying to set this narrative for their own benefits. चिराग को संतुलित करने के लिए बीजेपी बढ़ा रही पारस का भाव। उधर खबरें आ रही हैं कि चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस को इन दिनों भाजपा काफी भाव दे रही है। पशुपति पारस पटना से लेकर दिल्ली में भाजपा के बड़े नेताओं से मिल रहे हैं, लेकिन इन सब के पीछे बीजेपी की सॉलिड रणनीति छिपी है। माना जा रहा है कि बीजेपी चिराग पासवान को झारखंड में पैर पसारने से रोकने के लिए ये चाल चल रही हो। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह से पारस की मुलाकात हुई। दरअसल भाजपा से भाव न मिलने से दुखी पारस ने कुछ दिनों पहले अपने दम पर विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, लेकिन भाजपा की प्रतिक्रिया तब आई जब लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान केंद्र सरकार से जुड़े कुछ संवेदनशील मामलों पर सार्वजनिक मंच पर टिप्पणी करने लगे। बिहार प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और पारस के बीच हुई मुलाकात का प्रभाव तुरंत नजर आया। 4 दिन बाद ही पारस की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हो गई। उसके बाद से पारस खेमे में उत्साह का माहौल बना। समर्थकों को लग रहा है कि केंद्र सरकार पारस के पुनर्वास के बारे में भी विचार कर सकती है। पारस ने कहा, हमें तो ये भी नहीं पता कि हम भी राजग के अंग हैं। देखिए, जिन विषयों का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें मैं मेरे गठबंधन के साथी और खास तौर पे गठबंधन के सबसे प्रमुख साथी भारतीय जनता पार्टी, मेरे प्रधानमंत्री, मेरी सरकार, हम लोग उस फैसले में एक साथ ही थे। कोई भी ऐसा फैसला हो जिसका आपने जिक्र किया हो, आपने जिक्र किया जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ऑब्जर्वेशंस आए थे, जिसमें क्रीमी लेयर के प्रावधानों का जिक्र किया गया था, वर्गीकरण का जिक्र किया गया था। कैबिनेट की उस बैठक में मैं मौजूद था और ये स्वतः प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही इस विषय को उस कैबिनेट की बैठक में उठाया गया था, जहां पे उन्होंने चिंता जताई इस बात को लेकर
कि जिस तरीके से माननीय न्यायालय के द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग को लेकर क्रीमी लेयर के प्रावधानों का जिक्र किया गया है, वर्गीकरण का जिक्र किया गया है, और उस कैबिनेट की बैठक में हम सबसे सुझाव सुनने के बाद प्रधानमंत्री जी ने पूरी स्पष्टता के साथ इस बात का जिक्र किया कि आरक्षण के प्रावधान उसी तरीके से बरकरार रहेंगे जो व्यवस्था डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान निर्माण के दौरान जो व्यवस्था तैयार की थी। तो ऐसे में उनकी सोच, मेरे प्रधानमंत्री जी की सोच और मेरी सोच उस विषय पर भी एक ही थी। लैटरल एंट्री को भी लेकर हम लोग की सोच एक ही थी। जब ये लैटरल एंट्री, जब ये एडवर्टीजमेंट निकली, उसके बाद मैंने भी इस पे अपनी चिंताएं जाहिर की थी, और उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि मेरे पास एक मंच है जहां पे मैं अपनी बातों को रख सकता हूं। गठबंधन के भीतर प्रधानमंत्री जी के समक्ष उनसे बातचीत कर प्रधानमंत्री जी का कार्यालय एक लंबे समय तक लगातार मेरे संपर्क में रहा, जहां पर इस विषय को लेकर मैं तमाम जानकारियां उनके साथ में साझा करता रहा। चिराग पासवान का सियासी सफर 2019 में अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान द्वारा गठित लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 2021 में अपने चाचा और हाजीपुर के सांसद पशुपति पारस गुट के अलग होने के बाद लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में राजद के शिवचंद्र राम को हराया। चिराग ने शिवचंद्र राम को 1,70,105 मतों के अंतर से हराया। 2019 में जुमई से लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े और अपने प्रतिद्वंदी भूदेव चौधरी को हराया था। 2014 में जुमई से ही लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और अपने प्रतिद्वंदी सुधांशु भास्कर को हराया था। आपको बता दें कि एलजेपी मुखिया रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान का नाम बिहार के सियासी पटल पर तेजी से उभरते राजनेताओं में शामिल है। बहुत कम समय में चिराग पासवान ने राजनीतिक गलियारों में अपनी जगह बनाई है। एक युवा नेता के रूप में, एक संगठनकर्ता के रूप में और मौके को भांपकर तेजी से फैसले लेने की अपनी क्षमता के बल पर बिहार में सियासी रूप से तेजी से अपना कद बढ़ा रहे हैं। चिराग पासवान की सबसे बड़ी पहचान है उनका लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी नेता रामविलास पासवान का पुत्र होना। लेकिन केवल इतने भर से चिराग पासवान के सियासत को आका नहीं जा सकता। आज के वक्त में चिराग पासवान बिहार की सियासत के प्रभावशाली शख्सियतों में शामिल है और न केवल पार्टी बल्कि एनडीए गठबंधन में भी अच्छी खासी सक्रियता दिखाते हैं। चिराग पासवान सिनेमा की ग्लैमरस दुनिया से राजनीति में आए। 31 अक्टूबर 1982 को उनका जन्म हुआ था। कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करने वाले चिराग पासवान एक फैशन डिजाइनर भी हैं। चिराग पासवान ने अपने फिल्म की दुनिया में अपनी किस्मत आजमाई। 2011 में आई फिल्म मिले न मिले हमसे चिराग पासवान ने अपने फिल्मी करियर का आगाज किया। इस फिल्म के लिए चिराग का नामांकन कल के सुपरस्टार कैटेगरी से स्टार डस्ट अवार्ड के लिए हुआ। फिल्म चल नहीं पाई और चिराग पासवान के फिल्मी करियर का अंत भी इसी फिल्म के साथ हो गया। आपको बता दें कि फिल्मी करियर फ्लॉप हुआ तो इसके बाद चिराग पासवान ने राजनीति का रुख किया। यहाँ चिराग को ज्यादा मुश्किलें नहीं आईं। पिता रामविलास पासवान जमे जमाए राजनीतिक रहे और चिराग पासवान को लॉन्चिंग पैड आसानी से मिल गया। हालांकि जब चिराग पासवान ने राजनीति में कदम रखा तो रामविलास पासवान के लिए मुश्किल का दौर था। लोकसभा चुनाव में पार्टी का खाता तक नहीं खुला था और खुद रामविलास पासवान जैसे तैसे राज्यसभा तक पहुंचने का जुगाड़ बनाए पाए थे। राज्य विधानसभा में पार्टी की सदस्य संख्या कोई प्रभाव छोड़ने लायक नहीं थी। चिराग पासवान ने इस मुश्किल घड़ी में राजनीति का दामन थामा और पार्टी के लिए नए सिरे से संभावनाएं तलाशने का काम शुरू किया। लोजपा तेजी से अलोकप्रिय हो रही यूपीए के खेमे में दिख रही थी और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर रामविलास पासवान के लिए भाजपा के खेमे में जाना मुश्किल लग रहा था, खासकर जब भाजपा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ने का फैसला कर चुकी थी। चिराग पासवान ने यहीं से पार्टी की सियासत का रुख और राजनीतिक किस्मत दोनों को बदलने वाला फैसला किया।
जब नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के खिलाफ भाजपा से अलग हो गए तो भाजपा को बिहार में नए साथी की तलाश थी। 2014 के आम चुनावों के लिए ऐसे वक्त में एलजेपी भाजपा के साथ खड़ी हुई। माना गया कि रामविलास पासवान और एलजेपी के इस फैसले के पीछे पूरी तरह से चिराग पासवान की रणनीति काम कर रही थी। चिराग पासवान के इस फैसले ने सब कुछ बदल दिया। भाजपा को चुनावों में स्पष्ट बहुमत मिला। लोक जनशक्ति पार्टी के 6 सांसद चुनकर लोकसभा पहुंच गए। सियासत और रणनीति में आए इस बदलाव ने एलजेपी को केंद्र की सरकार में सहयोगी बनाया। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।